जय हिंद दोस्तों। हम राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग संविधान की प्रमुख विशेषताएं पढ़ रहे थे। ठीक है, हम लोगों ने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। ये ठीक। तो ये चैप्टर 3 संविधान की प्रमुख विशेषताएं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, संविधान की क्या क्या विशेषताएं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा है ना। किस देश से कौन सी व्यवस्थाएं ली गई हैं, ये सबको हमने पढ़ लिया है। ये हमारा फाइनल वीडियो है। इसी में मैं क्वेश्चन आंसर सारी चीज़ों को एनालिसिस करूँगा। ठीक है, पिछला वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था। इस बार हम लोग बहुत जल्दी पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे, है ना। वीडियो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, उसको थोड़ा कम करेंगे। ठीक, तो इसमें देखिए, इसमें कुछ बचा हुआ था, उसको भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ। उसके बाद देखेंगे कि इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, देखिए कुछ छोटा ये है, इसमें थोड़ा बहुत ये देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, तो संविधान में हम लोगों का जो भाग है, विषय है, और उससे कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ कुछ चीज़ों को देखेंगे, जैसे कि देखिए, मैं सभी को नहीं बता रहा हूँ, है ना। हमारा यहाँ पे 22 भाग है, तो उतना हम तो याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग जो इम्पोर्टेंट है केवल उसको ध्यान में रखेंगे। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, कई बार इससे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखिए, ये भाग 1 है। भाग 1 के अंतर्गत जो विषय है वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। ठीक है, और ये जो है, ये 1 से 4 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से भी हम लोग अगर ध्यान रखते हैं ना, थोड़ा बहुत भी हम लोग ध्यान रखते हैं कि जो संघ और राज्य के क्षेत्र के बारे में जो बात किया गया है, वो कितने से कितने अनुच्छेद के अंतर्गत है। ठीक है, तो इससे भी हम लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, उसके बाद से देखिए, दूसरे भाग में हमारा है नागरिकता। ठीक है, जो संविधान का जो भाग है, जो हम लोग पढ़े थे कि संविधान में 22 भाग है। ठीक है, तो उसी भाग को हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, दूसरे भाग में क्या है, नागरिकता। और नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 5 से 11 तक बात किया गया है। अगर 5 से 11 तक का कोई भी अनुच्छेद आता है, तो समझ लो वो नागरिकता से जुड़ा रहेगा। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, इस तरीके से ही हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग बहुत ज़्यादा जो अनुच्छेद हम लोग याद नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग कुछ ऐसा तो याद करें जिसके अंतर्गत हम सोच समझ करके, थोड़ा सा आइडिया लगा करके हम लोग आंसर निकाल लें। तो इसलिए ये सब इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, देखिए इसमें भाग 3 में है मौलिक अधिकार। ठीक, मौलिक अधिकार में देखेंगे आप 12 से 35। तो 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद तक आपको मौलिक अधिकार के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद से आता है हमारा भाग 4। इसमें है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये है, देखिए, 36 से 51 अनुच्छेद के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ठीक, उसके बाद से इसी में देखिए 4A है ना, 4 क भी बोलते हैं, उसमें है मौलिक कर्तव्य। ठीक, तो ये आपको मिलेगा 51 क में। ये जो अनुच्छेद है, 51 क का अनुच्छेद जो है, उसमें आपको मौलिक कर्तव्य के बारे में जानकारी मिलेगा। उसके बाद से देखिए, भाग 5 में आपको संघ सरकार के बारे में जानकारी मिलेगा, यानी कि उसमें आप सभी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, और संसद, अ, हाई मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, न्यायाधीश, और सीएजी, ये सारी चीज़ों के बारे में जो जानकारी मिलेगा वो संघ, यानी कि संघ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, उससे अनुच्छेद, उसमें क्या है, 52 से लेकर के 151 तक के अनुच्छेद में आपको सरकार की जानकारी मिलेगी। ठीक, उसी प्रकार से भाग 6 में राज्य सरकारें। ठीक है, तो ये राज्य सरकार के बारे में आपको जानकारी मिलेगी।
152 से 237। देखो ये सब चीज़ों को हम लोगों को किसी भी हालत में याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तभी हम लोग बहुत अच्छे से अपने पॉलिटी को तैयार कर सकते हैं। अभी शुरुआत में लग रहा होगा कि इतने सारे जो नंबर्स हैं इसको कैसे याद करेंगे। आप थोड़ा थोड़ा करके डेली डेली पढ़ के आप याद रखिएगा, ठीक है। हो जाता है याद, कम से कम थोड़ा बहुत तो हिंट तो होगा ना एग्जाम में। अब देखिए भाग 9। भाग 9 में है पंचायतें। तो देखिए यहाँ पे देखिए 6 के बाद 9 आ गया, क्यों? क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है केवल उसको हम लोग को याद रखना है, हम लोग सभी भाग को याद नहीं रख सकते, इसलिए जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी को रखा हुआ हूँ यहाँ पे। इसमें देखिए 243 से 243, हाँ, 9, ठीक है, 9 या 9 या 9 बोलते हैं। तो ये है हम लोगों का रहेगा 243 से 243 न्याय तक, ठीक है, पंचायती। उसके बाद से आता है 9 का ए यानी कि क, ठीक है। इसमें हमारा है नगर पालिकाएं। तो नगर पालिका की जानकारी जो मिलेगी आपको 243 त से 243 छ तक का जो अनुच्छेद है इसमें आपको मिलेगा। आगे देखते हैं। देखिए अब भाग 10 में आपको मिलेगा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के बारे में जितने भी प्रावधान किए गए हैं वे सभी 244 से 244 क तक के अनुच्छेद में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से 11वें भाग में आपको मिलेगा संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है उसके बारे में जो जानकारी है वो आपको मिलेगा 245 से 263 अनुच्छेद के बीच में। उसके बाद से देखा 14 भागों में आपको याद रखना है, जो 14वां भाग है उसमें आपको रखना है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जितने भी हमारी सिविल सेवाएं हैं, ठीक है। और इसी में राज्य लोक सेवा आयोग जो है, राज्य की जो सेवाएं हैं, और जो हमारा लोक सेवा आयोग है, लोक सेवाएं हैं, ठीक है, जो केंद्र की हैं और जो राज्य की, वो सारी चीज़ों की जानकारी आपको मिलेगी 308 से 323 में। उसके बाद से देखिए भाग 15 में आपको निर्वाचन मिलेगा, ठीक है। निर्वाचन में क्या है 324 से 329 क तक मिलेगा। देखेंगे कई बार ऐसा क्वेश्चन में आता है कि निर्वाचन के लिए किस अनुच्छेद में बात कही गई है या किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद से देखिए 17 भाग में हम लोग को मिलेगा राज्य भाषा के बारे में, ठीक है। तो राज्य भाषा का जो अनुच्छेद है उसको आप याद रखिएगा 343 से 351 में, ठीक है। उसके बाद से देखिए 18 भाग में हम लोग को मिलेगा आपात उपबंध। आपातकाल के बारे में जितने भी अनुच्छेद बनाए गए हैं वो सब आपको मिलेगा 352 से 360। देखिएगा इधर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, यदि इधर से क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से क्वेश्चन आता है। तो आप उसको ध्यान में रखेंगे कि जो आपातकाल का जो उपबंध है उससे रिलेटेड जितने भी कानून बनाए गए हैं संविधान में वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी 352 से 360, ठीक है। उसके बाद से हमारा आखिरी है 20वां भाग। इसमें हम लोग को मिलेगा संविधान का संशोधन, ठीक है। तो संविधान की संशोधन के बारे में जितनी भी जानकारी है वो आपको मिलेगी 368 अनुच्छेद में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इतना हम लोग बस याद रखेंगे संविधान के भाग के दौरान। उसके बाद से हम लोग देख लेते हैं इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो है हमारा अनुसूची, ठीक है। अनुसूची के बारे में याद रखना, मैं उस समय बताया था कि हमारा जो अनुसूची है वो 12 अनुसूची है, ठीक है। तो 12 पूरा 12 अनुसूची को याद रखना है क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए तो इसमें क्या है, अनुसूची है और विषय है। किस अनुसूची में कौन सी विषय है तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये सारी चीज़ों का मैं ट्रिक नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब जो ट्रिक है ना वो आदमी भूल जाता है। आप एक बार इसको समझिए, 2-4 बार पढ़ेंगे ना दिन में, बीच बीच में आप देखते रहेंगे आपको याद हो जाएगा। आपको ये सब ट्रिक से क्या होता है ना, हमारा समझ नहीं बनता है। आपका समझ भी तो अच्छा बनना चाहिए ना। तो इसलिए हम लोग ट्रिक नहीं देखेंगे, हम लोग इसको पढ़ेंगे और समझेंगे।
2-4 बार देखेंगे तो याद भी हो जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना यदि आप फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो सबसे पहली अनुसूची में है संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि पहली अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। दूसरी अनुसूची है हमारी वेतन भत्ते, ठीक है। वेतन भत्ते देखो, मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे कई बार होता है कि वेतन भत्ते के लिए कौन कौन से लोग पात्र होते हैं दूसरी अनुसूची के अंतर्गत। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जैसे राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष हो गए, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति उपसभापति हो गए, ठीक है। कैग हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जितने न्यायाधीश हैं, ये लोग हो गए। हमेशा ये आएगा, देखो ये अभी केंद्र को मैं बताया, वैसे ही जस्ट आप राज्य में जाएंगे तो राज्य का भी यही सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको मिलेंगे राज्य में। तो हमेशा ये सीक्वेंस को आप ध्यान रखना कि अगर वेतन भत्ते किनको किनको मिलता है तो आप ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए तीसरी अनुसूची में है शपथ, ठीक है। अब यहाँ पे है कि तीसरी अनुसूची के अंतर्गत किन किन को हम लोग शपथ दिलाते हैं, तो सेम वैसे ही आपको फॉलो करना है। राष्ट्रपति, ठीक है, राज्यपाल, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, या ये क्या होता है एक तरीके से शपथ में क्या होता है थोड़ा सा अ, जो राजनीतिक उपाधि हैं उनमें वो भी आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनमें जो भी सदस्य जितने लोग भी हैं जो शपथ लेते हैं उन सब का जो रहेगा, जैसे कि हमारा इसमें सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट का भी आ गए, कैग भी आ गए। तो जिनको जिनको शपथ दिलाया जाता है वो सबको आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखेंगे। तो तीसरी अनुसूची में आपको शपथ याद रखना है, ठीक है। वैसे ही सेम आ जाएगा स्टेट के अंतर्गत, ठीक है। चौथी अनुसूची में देखिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी कि या तो राज्य हो, राज्य में, या फिर केंद्र शासित, दोनों को, है ना। दोनों में क्या होगा, जो राज्यसभा में जो सीटें होती हैं उन सीटों का कैसे आवंटन किया जाएगा वो चौथी अनुसूची में आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद से आता है पांचवी अनुसूची, ठीक है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में जो उपबंध है आपको मिलेंगे, ठीक है। पांचवी अनुसूची में आपको अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर जो नियंत्रण है उस पर क्या उपबंध बनाए गए हैं उसकी जानकारी मिलेगी। छठवीं अनुसूची में आपको याद रखना है असम। इसमें क्या है, कुछ विशेष तरीके से इन लोगों को अलग से रखा गया है, ठीक है। तो ये छठवीं अनुसूची है जिसमें असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, ठीक है। देखिए इनको आप छठी अनुसूची में अच्छे से याद रखेंगे, कई बार इससे क्वेश्चन आता है। देखो मैं यहाँ पे मैप के थ्रू भी बता दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान में रहेगा, ठीक। ये हमारा जैसे इंडिया हो गया, ये इंडिया हो गया हमारा। हम लोग यदि अपने इंडिया से इधर की ओर जाते हैं, देखिए यहाँ पे ये हमारा चिकन नेक हो गया, ठीक है। ये जो ये हमारा पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल से होते हुए जाता है यहाँ पे, जो यहाँ सिक्किम है, ठीक है। यहाँ से ऐसे हम लोग किनारे किनारे जाते हैं तो ये हमारा ये जो पूरा ये देश का यहाँ तक पूरा हमारा जो एरिया है, ठीक है। इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में ये चारों राज्य आते हैं। तो आपको मैप के थ्रू याद रखेंगे तो ध्यान रखें, और ये जो सभी जो राज्य हैं ना वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा ध्यान रखने में, ठीक है। तो मैं इसको अच्छे से एक बार बता देता हूँ आपको, देखिए। अब हम लोग जब इस जगह पे आ गए, इस क्षेत्र में आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जस्ट ये भूटान है, सिक्किम है, यहाँ से हम लोग ऐसे करके इधर आए, ठीक। तो यहाँ जो ये जो राज्य है असम, जहाँ हम लोग चेरापूंजी करके, ये सॉरी मेघालय में हो, तो ये असम है, ठीक है।
ये असम हम लोग इसमें पढ़े हैं। जस्ट उसी के जस्ट नीचे जाते हैं तो ये आता है यहाँ पे मेघालय। तो ये वाला एरिया है जो मेघालय है। ये जो है यहाँ पे बांग्लादेश है, बांग्लादेश की जो सीमा से जुड़ा हुआ है मेघालय। ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें मेघालय भी देखा है। जस्ट उसी के हम लोग यहाँ नीचे आते हैं। ये मैं एक बार इसको मिटा करके दिखा देता हूँ। देखिए, ये है त्रिपुरा। ठीक, यहाँ है त्रिपुरा नीचे जस्ट। ठीक है, उसी के जस्ट इधर देखिए आप, जस्ट उसी के बगल में मिजोरम। तो ये जो चारों राज्य हैं इनके लिए विशेष अलग से उपबंध किया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो ये आपको मैप के थ्रू अगर ध्यान में रखेंगे ना तो और भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आपको क्या है, थोड़ा सा याद करने में आसानी होगी कि हाँ असम है, असम के जस्ट नीचे हम लोग जाते हैं तो मेघालय आता है, मेघालय के नीचे त्रिपुरा और त्रिपुरा के नीचे मिजोरम। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप याद रखेंगे तो आपको काफ़ी इजी हो जाएगा, है ना। देखिए, ये है ना हमारे यहाँ पे असम। ठीक है, ऊपर में जस्ट, फिर उसके नीचे में मेघालय, मेघालय के जस्ट नीचे में त्रिपुरा, त्रिपुरा के जस्ट नीचे में यानी कि पूर्व साइड में मिजोरम है। ठीक है, तो इनमें जो जनजातीय क्षेत्र है उनके बारे में जो प्रशासन है उसके बारे में उपबंध छठी अनुसूची में बताया गया है। सातवीं अनुसूची में आप देखेंगे जितनी भी हमारी सूची है, जैसे देखिए संघ सूची, राज्य सूची, ठीक है, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनके संबंध में राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन के बारे में उपबंध किया गया है। आठवीं अनुसूची में देखेंगे आप भाषाएं, हम लोग नॉर्मली इसको भाषाएं बोलते हैं, तो ये है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। ठीक है, तो एक बार और मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दो तीन बार चार बार आप ध्यान में रखें तो हो जाएगा। पहला है संघ राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची है। दूसरा है वेतन भत्ते। तीसरा है शपथ। चौथा है राज्यों और केंद्र शासित, मतलब एक तरीके से राज्यसभा में सीटों का आवंटन, जिसमें अब राज्य आ ही रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश आ ही रहे हैं, तो डायरेक्टली क्या बोलना है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। आप याद रखने के लिए ऐसे ही बोल सकते हैं। पांचवी अनुसूची में हमारा आता है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध। पांचवी अनुसूची को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे और छठवीं अनुसूची को। अगर आप पांचवी अनुसूची से पहले जाते हैं तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रहेगा कि यहाँ संघ राज्य क्षेत्र है, फिर वेतन भत्ते हैं, फिर शपथ है, और उसके बाद से आपको चौथी अनुसूची याद रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना। जस्ट आप पांचवी अनुसूची में आएंगे तो आपको ये, तो आप पहले से ही फोकस करके रखे हुए हैं यहाँ पे। जस्ट उसी के नीचे आप याद रखेंगे कि छठी अनुसूची में असम, मेघालय और त्रिपुरा, जो मिजोरम है, वहाँ के जो जनजाति हैं उनके लिए अलग से, उनके जो प्रशासन के बारे में अलग से उपबंध किया गया है। ठीक है, अब छठी अनुसूची के जस्ट नीचे आप ध्यान में रखेंगे कि वहाँ जो है, जो सूचियाँ हमारी बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उसमें केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियाँ हैं उनको विभाजन करने का उपबंध बनाया गया है। आठवां हम लोग को याद ही रहता है कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं इसमें रहती हैं। तो इस तरीके से आप याद कर लेना। उसके बाद से देखिए नवीं अनुसूची, यहाँ से हम लोग को लगभग याद ही रहता है। नवीं अनुसूची में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि भूमि सुधार था। 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल। ठीक है, ये हम लोग सारी चीज़ों को और डिटेल्स में पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग केवल अनुसूची पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। 11वीं अनुसूची में पंचायत, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए आपको ये चौथा तक आपको ऐसे ही याद रखना है। ठीक, पहली अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र, दूसरा में वेतन भत्ते, तीसरा में शपथ, ठीक है, चौथा में
राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवा हम लोग को अच्छे से याद रखना है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों में जो प्रशासन है उसको नियंत्रण के बारे में। और छठा हम लोग को पता है कि जो चार विशेष राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके जो जनजाति है उनके प्रशासन के बारे में बंद हो गया। ये छठवा हो गया। सातवां हम लोग को याद रहता ही है, ठीक है। हम लोग सातवां हमेशा याद रहेगा कि जो सूचियाँ हैं उनके बारे में जो अ, केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियाँ हैं उनको विभाजन के बारे में वो बंद किया गया है। और आठवीं अनुसूची हम लोग को हमेशा याद रखना है कि भाषाएं। अब आठवीं के बाद से जस्ट नौवा में चले जाएंगे, ठीक है। नौवा में हम लोग भूमि सुधार पढ़ लेंगे। देखो, एक 10 पॉइंट को याद रखें। जो 10वां पॉइंट है वो 10 से दल बदल। दल बदल से पहले क्या होता है, भूमि में सुधार होता है। जस्ट 10वां में दल बदल के बाद, ठीक है, दल बदल हो जाने के बाद से 11वां में आ जाता है पंचायत। और 12वां हम लोग को याद रहता ही है नगर पालिका। तो इस तरीके से हम लोग इसको याद रख लेंगे, ठीक है। कोई हम लोग वो नहीं बनाएंगे, ट्रिक वगैरह नहीं बनाएंगे, ठीक है। काफ़ी अच्छे से आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। तो हमारे पास ज़्यादा हम लोग समय नहीं लेंगे। ये हमारा संविधान की विशेषताएं पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई हैं। इसमें आपको हर चीज़ कवर हो गया, आप बहुत अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। तो अब हम लोग एक बार क्वेश्चन का एनालिसिस कर लेते हैं। जितने क्वेश्चन, मैं केवल क्वेश्चन को आपको बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आंसर नहीं बताता हूँ, क्योंकि आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और आप खुद चेक कीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें पहले पूछी गई हैं, तो आप इससे समझ सकते हैं कि एक किसी भी एग्ज़ाम में पैटर्न कैसे बनता है। किसी एक चैप्टर, मैं एक एक चैप्टर का क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ ताकि आप ये समझ सकें कि किस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है। हम लोगों को कौन से सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसका, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उसको। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो आप पहले इसको एक बार क्वेश्चन को हल कीजिए। बहुत इजी इजी रहता है और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी मैं हमेशा हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल देता हूँ, वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, आप बहुत अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान कैसा है, ठीक है। ये देखिए यूपी पीसीएस में आया था 2013 में। ए कठोर है, बी लचीला है। हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़े हैं, आप लगभग सारे आंसर को आप फटाफट जवाब देंगे। तो बी लचीला, सी न ही कठोर न ही लचीला, डी है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न है, देखिए इसमें आपको कितना याद है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए दूसरा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। हम लोग इसको भी अच्छे से समझे हैं। तो ये आया था आरआरबी 2003 में, ठीक है। देखिए इसका ऑप्शन है ए, सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं। बी, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। सी, वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है। और डी, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो देखिए इसमें से सही आंसर क्या हो सकता है, और कमेंट भी कीजिए। बल्कि आप एनालिसिस तो कर ही रहे हैं, कमेंट भी कीजिए और चेक ज़रूर कीजिए आप कमेंट करें नहीं करें, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, बहुत पॉजिटिविटी आएगा कि आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, तभी आप क्वेश्चन भी बना पाएंगे ना। तो इसलिए आप खुद को चेक कीजिए और प्लस एनालिसिस कीजिए कि कैसा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा जा रहा है, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन सही है, ठीक है। देखिए ये आया था यूपी पीसीएस 2005 में। देखिए इसका ऑप्शन है ए, भारत एक कुलीन तंत्र है। कौन सा कथन सही है, तो चारों में से कोई एक कथन सही है, ठीक है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। भारत एक सदनात्मक प्रजातंत्र है। सी नंबर है, भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। डी, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। तो इसमें से क्या हो सकता है सही आंसर, देखो आप इसको कॉन्सेप्ट, इसीलिए मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझा रहा था। अगर आप थोड़ा भी कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे तो आप तभी इसको इसका सही आंसर निकाल पाएंगे आप।
चौथा प्रश्न देखिए, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, यह आया था बीपीएससी 1994 में। इसका ऑप्शन है ए संविधान लिखित है, बी यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, सी जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, डी कैबिनेट मिशन योजना। तो इसमें से क्या सही आंसर हो सकता है, आप चेक कीजिएगा इसको और सही आंसर एनालिसिस कीजिएगा। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है। यूपीपीसीएस 1997, इसको मैं नहीं बताया था क्योंकि ये एक तरीके से जनरल, मतलब एक तरीके से जनरल अवेयरनेस है। हम लोग इसको लॉजिकल तरीके से भी सोच के समझ सकते हैं कि जो हमारा संविधान था वो क्यों इतना मतलब वृहद हो गया है, क्यों इतना बड़ा है, हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें ऑप्शन है ए, इसमें अनेक संविधानों को अनुभव समाविष्ट है। ठीक है, इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। ठीक है, सी यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट करेंगे तो और अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, प्लस आप आंसर भी चेक कर लीजिएगा। छठवां प्रश्न है देखिए, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। एसएससी 2000 में पूछा गया था। ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, बी समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से। ठीक है, सी है भारत की जनता से, डी है राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अब देखिए सातवां प्रश्न, भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है। देखिए ये एसएससी 2002 में आया था। ए राष्ट्रपति, बी न्यायपालिका, सी मंत्रिमंडल और डी संविधान। ठीक है, तो इसका भी सही आंसर आप बताइएगा। आठवां है, भारतीय संविधान की स्वतंत्र संरचना किस प्रकार की है। ठीक है, ये आरआरबी 2003 में आया था। हम लोगों ने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ी है, समझी है, आप बहुत अच्छे से आंसर सभी का दे सकते हैं। देखिए इसमें संविधान की संरचना किस प्रकार की है, तो ए एकात्मक, बी कठोर, सी कुछ एकात्मक कुछ कठोर, डी संघीय। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्या सही आंसर क्या हो सकता है इसका, बताइएगा। नौवा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान का कॉन्सेप्ट नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, देखिए ये यूपीपीसीएस 2015 में आया था। ए कल्याणकारी राज्य, बी समाजवादी राज्य, सी साम्यवादी राज्य, डी राजनीतिक समानता। तो इसमें क्या सही आंसर हो सकता है। दसवां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी, यानी दोनों में एक तरीके से समान है। इसको भी मैं अच्छे से बताया था। ए एकल नागरिकता, बी दोहरी नागरिकता, सी संविधान में 3 सूचियां, डी संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। तो इसका क्या सही आंसर हो सकता है, देखिएगा इसमें। ठीक है, अब देखिए 11वां प्रश्न, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। मैं इसको काफ़ी अच्छे से बताया था,
तो इसका भी आंसर आप ज़रूर कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। यूपी पीसीएस 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए पहले ऑप्शन है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग उसका आंसर निकालेंगे। तो ए शक्तियों का विकेंद्रीकरण, सॉरी पहला है इसमें, ठीक है। इसमें से कई सारी आंसर हो सकते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे है, इससे हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो पहला है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, दूसरा है राज्यपालों की नियुक्ति, सी राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, चौथा है न्यायिक पुनरावलोकन, पांचवा है अखिल भारतीय सेवाएं, छठवा है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। मैं इसको बहुत अच्छे से समझाया था, आपको कॉन्सेप्ट भी दिया था कि आपको याद नहीं रहे तो भी आपको कैसे सोचना है। तो आप इसका आंसर ज़रूर निकाल लेंगे यदि आप अच्छे से समझे होंगे तो, ठीक है। देखिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 12 प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? ये यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया था इस तरीके से प्रश्न। ए संसद, बी धर्म, सी संविधान, डी सर्वोच्च न्यायालय। तो क्या हो सकता है इसका सही आंसर? देखिए 13 नंबर का प्रश्न, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? यह आया था आरआरबी 2009 में, ठीक है। देखिए ए आकार में मध्यम है या बहुत छोटा, बी देखिए बहुत छोटा एवं सुसंगत है, ठीक है। सी विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है, या फिर डी यह लिखित संविधान नहीं है। तो इसमें क्या सही आंसर होगा आप बताइएगा। ये हमारा आखिरी प्रश्न है। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, यह आरआरबी 2008 में पूछा गया था। तो भारत का जो संविधान है वो मान्यता प्राप्त करता है तो किसको? ए केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, बी केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, सी धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, डी धार्मिक भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यकों को। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ करके जब भी पढ़ेंगे, आपको मैं पूरा गारंटी देता हूँ कि इस तरीके से आपको वीडियो नहीं मिलेगा यूट्यूब में। प्लस आपको इसमें बहुत अच्छे से जो नोट्स जो बना हुआ है ना, आपको इससे बाहर और नहीं पढ़ना है, ठीक है। यदि फिर भी ऐसा कुछ हो तो वो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन लगभग इस सब्जेक्ट से जितने भी मेन इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हो गए हैं इसमें, ठीक है। तो ये वीडियो शायद ज़्यादा लंबा नहीं होगा, ठीक है। तो फिर अब अगले चैप्टर में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।